इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने माफी मांगी है। बेंजामिन नेतन्याहू को आखिरकार माफी मांगनी पड़ी है और यह माफी डोनाल्ड ट्रंप उनकी मौजूदगी में कतर से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने माफी मांगी और न केवल माफी मांगी है बल्कि गजा से अपनी सेना हटाने की बात भी हो रही है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को आप समझिए कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू लगातार धमकी दे रहे थे। कभी अरब देशों को धमकी देना, कभी यह कहना कि मिडिल ईस्ट में तबाही मचा करके रख देंगे और कभी यह कहना कि कतर पर जो कुछ हो गया तो हो गया। लेकिन अब जाकर के उनको माफी मांगनी पड़ी है अमेरिका में। दरअसल इसको आप ऐसे समझिए कि जब सबसे पहले वो यूएन में पहुंचे, अभी 2 दिन पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू वो यूएन में गए थे। यूएन में उनका स्पीच होना था और स्पीच के समय पर 50 देशों के 100 डिप्लोमेट्स वो उनका भाषण छोड़ करके चले गए। उन्होंने बहिष्कार कर दिया और एक के बाद एक लगातार कतार में 100 डिप्लोमेट्स वहां से निकल गए। ये तस्वीर देखिए एक बार आप। और ये तस्वीरें जैसी निकल करके सामने आई, दुनिया भर में बेंजामिन नेतन्याहू की वो भद्द पिटी कि जिसको लेकर के जबरदस्त किरकिरी उनकी हुई। और अब यह कहा जा रहा है कि यह एक तरीके से इजराइल के पतन की शुरुआत है, क्योंकि इजराइल को पहले ही ईरान के युद्ध के समय पर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बता दिया कि वो तो पूरी तरह से अमेरिका के ही कहने पर सब कुछ कर रहे हैं, अमेरिका के गुलाम के तौर पर जो उनकी छवि बन गई। और अब जिस तरीके से अमेरिका के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 20 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने हमले के बाद में जब माफी मांगी है, तो पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू का अपना कोई वजूद नहीं है। अब इसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि हमास के साथ में गजा में जो सीज फायर की बात हो रही है, क्या वो सिरे चढ़ पाएगी या वो भी एक तरीके से जुमला ही है। और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप वो अपना हित साध रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो अपने बेनिफिट के चक्कर में दोनों को जो है साधने में लगे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसमें कितना साध पाएंगे। हालांकि अभी हाल में ही इस्लामिक देशों की 57 इस्लामिक देशों की जो बैठक हुई, उससे भी कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल वो दोनों बैकफुट पर थे। तो ये माफी तो होनी ही थी, इस माफी के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन इस माफी के आगे क्या, यह इस वक्त में बहुत बड़ा सवाल है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहा हमले के लिए कतर से माफी मांगी है। उन्होंने सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन किया। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर व्हाइट हाउस से अल थानी को फोन किया और इजरायली पीएम आज ही ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे थे। यह साल उनकी चौथी अमेरिकी यात्रा है। इजरायली सेना ने 9 सितंबर यानी 20 दिन पहले दोहा में हमास खलील अल हया को निशाना बनाकर के हमला किया था। हमले में अल हया बच गया, लेकिन अन्य 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कतर का अधिकारी था। इसके बाद में कतर इजराइल से नाराज हो गया। ट्रंप ने भी नाराजगी जाहिर की थी। तो कुल मिलाकर के उस वक्त में भी जो है वो ट्रंप ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। ट्रंप ने कहा था कि हमने कतर को बता दिया था कि आप पर हमला होने वाला है, लेकिन दुर्भाग्य से उतना टाइम कतर को मिल नहीं पाया। दरअसल कतर को लेकर के अमेरिका की मजबूरी यह भी है कि वहां पर एक बड़ा सैन्य बेस है। बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक वो कतर में रहते हैं सैन्य बेस पर। तो ऐसे में कतर वो एक मजबूत देश है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कतर लगातार मध्यस्थता हमास और इजराइल के बीच में करने की कोशिश भी कर रहा था। अब अगर यहां पर कतर अपने आप को पीछे हटा लेता है, तो फिर अमेरिका के सामने भी चुनौती यह हो जाएगी कि हमास और इजराइल के बीच में बातचीत का कोई चैनल है नहीं। और ऐसे में अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई, तो फिर अमेरिका जो सपने देख रहा है वो फिर पूरे नहीं हो पाएंगे। लिहाजा कतर ने अमेरिका को कहा और अमेरिका ने जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को कहा और नेतन्याहू ने माफी मांग ली। अगर ये माफी वो पहले मांग लेते, अपने देश में ही मांग लेते, तो इतनी किरकिरी नहीं होती, इतनी भद नहीं पिटती। अपने ही देश में ठीक है, आपने माफी मांग ली
और उसी वक्त में माफी मांग लेते कि गलती से हो गया। आज जिस चीज को गलती बता रहे हैं, आज उस हमले को गलती बता रहे हैं। 9 सितंबर को 20 दिन पहले हमला हुआ, उस हमले में 5 कतर के नागरिक वो मारे गए और वहां पर मीटिंग होनी थी, बैठक होनी थी, शांति वार्ता के लिए बैठक हो रही थी, लेकिन फिर भी आपने हमला कर दिया। इसी तरीके से इजराइल ने हमला किया था ईरान के साथ में जो बैठक हो रही थी उस पर भी, और उसका जो है वो परिणाम ये रहा कि ईरान ने उल्टा बैकफायर कर दिया, ईरान ने हमला बोल दिया। वहां पर भी इजराइल को पीछे हटना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, और यहां पर भी इजराइल एक बार फिर से पीछे हट गया है और दूसरे देश में आप जाकर के दूसरे किसी राष्ट्रपति के मौजूदगी में आप माफी मांग रहे हैं। सोचिए कि आपके देश में आपकी क्या हैसियत रहेगी। आपको माफी मांगनी थी तो अपने देश में मांगते, लेकिन आप वहां दूसरे मुल्क में जाकर के दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति के सामने बैठ करके माफी मांग रहे हैं। नेतन्याहू ने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन पर दुख जताया। नेतन्याहू ने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन और उसके अधिकारियों की मौत पर दुख जताया। यह माफी गजा में शांति वार्ता को फिर से शुरू करने की कोशिश का एक हिस्सा है, क्योंकि हमले के बाद में कतर ने हमास और इजराइल के बीच में मध्यस्थता रोक दी थी। तो जैसा मैंने पहले तो बताया आपको कि कोई चैनल नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो मध्यस्थता करवा रहा था, दोनों के बीच में शांति स्थापित करने का काम कर रहा था, वो कतर ही है। और कतर ने ही इजराइल और ईरान के बीच में भी मध्यस्थता की थी। और इस सब के बावजूद कि ईरान ने अमेरिकी सैन्य एयरबेस पर कतर में हमला कर दिया था, उसके बावजूद जो है वो कतर ने भूमिका अदा की थी। कतर हमेशा से अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचता रहा है। मैंने इस पर जो पहले खबर भी की थी कतर के प्रिंस को लेकर के। तो ऐसे में अमेरिका अपने एक मजबूत दोस्त को खोना नहीं चाहता था, और लिहाजा इजराइल को झुकने के लिए कहना या नेतन्याहू को झुकने के लिए कहना ट्रंप के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। लिहाजा ट्रंप ने कहा और बेंजामिन नेतन्याहू ने माफी मांग ली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमास के साथ में जो शांति वार्ता की बात हो रही है, सीज फायर की बात हो रही है, तो ऐसे में क्या ये सीज फायर के जरिए कोई वाकई गजा को फायदा भी होगा या फिर वहां पर अमेरिका का सीधा दखल हो जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सीज फायर को लेकर के जो बातें हो रही है इसमें हमास को शामिल ही नहीं किया गया। हमास यानी जो बड़ी पार्टी है उसको आप शामिल ही नहीं कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी को। तो एक तरफा अगर आपकी बातचीत चल रही है तो फिर इससे कितना फायदा होगा, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब जरा 4 वजह समझिए जिसकी वजह से ये यहां पर मध्यस्थता हुई है। आर्थिक तौर पर एक बड़ा नुकसान हो रहा था और ट्रंप ने मई 2025 में दोहा विजिट करके कतर से 243 बिलियन डॉलर करीब 20 लाख करोड़ रुपए की डील की थी, और इसके लिए कतर एयरवेज बोइंग से 160 विमान खरीदेगा। यानी अमेरिका हर जगह पर, चाहे हथियार बेचने की बात हो, चाहे विमान बेचने की बात हो, अपने आप को जो सेल करता है, वहां पर प्रॉफिट जो कमाता है। यहां पर अमेरिका ने कतर के साथ में करीब करीब 250 बिलियन डॉलर की डील की थी। 20 लाख करोड़ रुपए की डील यहां पर अमेरिका की तरफ से की गई थी। 160 बोइंग विमान वो कतर खरीदने वाला था, कतर एयरवेज जो है वो खरीदेगा। तो ये सौदा जो है वो फंस सकता था, अटक सकता था, और इसीलिए अमेरिका ने कहा कि भैया माफी मांगो, हमारे 20 लाख करोड़ वरना अटक जाएंगे। दूसरी बड़ी वजह मिलिट्री बेस। कतर में अल उदीद एयरबेस है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। एयरबेस के जरिए अमेरिका जो है वो लगातार कोशिश करता है कि मिडिल ईस्ट के देशों में, पूरी सबसे बड़ा एयरबेस है, बाकी के अरब कंट्रीज में भी उसका एयरबेस है, लेकिन ये सबसे बड़ा एयरबेस है। यहां पर बताया जाता है कि तकरीबन 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। तो इस एयरबेस को संचालित करने के लिए, इस एयरबेस पर सुचारू रूप से काम करने के लिए
अमेरिका को जरूरी था कि वो कतर के साथ में अच्छे रिश्ते रखे। और इस बीच में अगर नेतन्याहू वो अगर बीच में आ रहे हैं तो उनको साफ करना था, यानी उनको भी हटाना था कि भैया हमें कतर के साथ में अच्छे रिलेशन रखने हैं। तीसरी बड़ी वजह, शांति वार्ता के अंदर कतर की बड़ी भूमिका है। कतर गाजा में इजराइल और हमास के बीच में शांति वार्ता में मध्यस्थ है, जो ट्रंप की शांति योजना के लिए जरूरी है। अगर कतर नहीं रहेगा तो आप ईरान से बात नहीं कर पाएंगे, हमास से बात नहीं कर पाएंगे, गजा को लेकर के, फिलिस्तीन को लेकर के जो आपके सपने वो पूरे नहीं हो पाएंगे। लिहाजा इन्होंने कहा कि भैया माफी मांगी है। चौथी बड़ी वजह ट्रंप को गिफ्ट है। कतर ने ट्रंप को $400 मिलियन, लगभग 3400 करोड़ रुपए का बोइंग विमान 7478 विमान गिफ्ट किया था। तो देखिए ये जो है अभी विमान जो है वो एक गिफ्ट किया गया 3400 करोड़ रुपए का। और ये विमान गिफ्ट करना वो भी एक तरीके से जो है वो दबाने का काम किया ट्रंप को कि हम आपका जो इतना ख्याल रख रहे हैं और आपके साथी यानी नेतन्याहू हम पर हमला कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। अब इसके बाद में इसी बैठक में यह भी कहा गया है कि पूरा रूट मैप तैयार किया गया है कि हमास और इजराइल के बीच में किस तरीके से युद्ध रुके। हमास और इजराइल के बीच में जो लगातार तनातनी का माहौल है, लगातार इजराइल वहां पर हमले कर रहा है, फिर हमास ने उनके नागरिकों को बंधक बनाया हुआ, तो ये सारी चीजें कैसे सॉर्ट आउट हो, इसको लेकर के भी एक प्लान बनाया गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि दोनों पक्ष सीज फायर प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बहुत करीब हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने सीज फायर के लिए एक प्लान तैयार किया है जिसमें ये पॉइंट शामिल हैं। तुरंत युद्ध को रोकना होगा। इजराइल और हमास के बीच में सहमति बनी तो बमबारी और सैन्य कार्रवाइयां तुरंत बंद होंगी। गाजा पर कब्जा नहीं होगा। इजराइल गाजा को अपने आप में यानी अपने देश में नहीं मिलाएगा, यह भी शर्त रखी गई है। लोगों को जबरन नहीं हटाया जाएगा। गाजा के लोग आजाद होंगे और उन्हें जबरन हटाया नहीं जाएगा। पुनर्निर्माण योजना को लेकर के भी बात हुई है। ट्रंप प्रशासन गाजा के लिए आर्थिक विकास योजना बनाएगा और बंधकों की रिहाई होगी। 72 घंटों में सभी बंधक, चाहे वो जीवित हैं या मृत हैं, उनको रिहा किया जाएगा। शांति वार्ता लगातार होगी। अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में बातचीत शुरू करेगा। फिर इसके बाद में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की वापसी भी वो भी जरूरी है। गाजा में शांति के लिए अस्थायी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक वो तैनात होंगे। हमास को माफी, ये भी बात कही जा रही है कि हथियार छोड़ने वाले हमास के सदस्यों को माफी मिलेगी, यानी जो हिंसा या हथियार छोड़ करके आएगा उनको माफी दे दी जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। कैदी रिहाई, इजराइल उम्र कैद की सजा काट रहे 250 कैदियों और गाजा के 1700 नागरिकों को रिहा करेगा। यह भी एक बहुत बड़ी शर्त इसमें रखी गई है। सहायता के लिए बिना रुकावट संयुक्त राष्ट्र के जरिए गाजा में सहायता पहुंचेगी और हमास का शासन नहीं होगा। गाजा में सरकार में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। तो दोनों तरफ से जो है वो अमेरिका प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्रेशर इजराइल पर कितना है और हमास पर कितना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए अभी जिस तरीके से गाजा के अंदर जो ट्रक भेजे जा रहे थे खाद्य सामग्री को लेकर के, उनको भी इजराइल रोक देता था। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बहुत बड़ी तादाद में गाजा के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे वो मौत की कगार पर खड़े हैं, लेकिन जो ट्रक खड़े हुए थे बॉर्डर्स पर, उन ट्रकों को इजराइल जाने नहीं दे रहा था अंदर। तो ऐसे में जो मानवीय आधार पर जो बातें थी वो भी नहीं हुई और आप हमास को जो है वो कह रहे हैं कि आपको हम रिहाई दे देंगे, माफी दे देंगे। ये सारी जो बातें कही जा रही हैं, क्या हमास इसके लिए तैयार होगा या एक तरफा जो है ये इन तीनों के बीच में बातचीत होकर के रूट मैप जो तैयार हो गया है? कहा यह जा रहा है कि हमास को बातचीत के लिए इसमें शामिल नहीं किया गया और अरब देशों ने एक तरीके से शांति अपने पूरे मिडिल ईस्ट में स्थापित करने के लिए अकेला सा छोड़ दिया है। यह भी जो है वो आरोप लग रहे हैं। बहरहाल अब देखना यही है कि यह दबदबा है अरब देशों का या फिर अरब देशों ने, इस्लामिक देशों ने जो है वो गजा को सौंपने का, अमेरिका के हाथ में सौंपने का जो है वो प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अब फिलिस्तीन जो है या फिर गजा में, वहां पर अमेरिका का सीधे दखल हो जाएगा। इजराइल वहां पर पीछे हट जाएगा और अमेरिका वहां पर जाकर के बैठ जाएगा। तो ये देखना ये होगा कि अब ये किस तरीके से चीजें जो है काम करती हैं। और इजराइल ने माफी मांगी है। इस माफी को लेकर के कतर की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है उसके बाद में चीजें कितनी सुधरती हैं और कतर किस तरीके से
हमास और इजराइल के बीच में शांति वार्ता के लिए कदम उठाता है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।